अब देखिए यहाँ पे एक बात लिखी हुई, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तक। ठीक है, लेस कंसंट्रेटेड मोर कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है? तो सबसे पहले आप समझो बात की कंसंट्रेशन होती क्या है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होती है? तो कंसंट्रेशन के बारे में थोड़ा सा रफ आइडिया आप जान लो। कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स सर एक बार फिर से बताना। प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। दोबारा बता रहा हूं बेटा। सबसे पहले देखिए हम पढ़ रहे हैं ओस्मोसिस के बारे में। ओस्मोसिस में क्या होता है? एक एसपीएम यूज करते हैं। ये मान लीजिए एक सेटअप है, एक कंटेनर है बड़ा सा। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, बीच में एसपीएम लगा दिया। एसपीएम का मतलब क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके थ्रू केवल वाटर मॉलिक्यूल ही पास होंगे। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है इसके थ्रू केवल एक ही तरह के मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं, बाकी पास नहीं हो सकते हैं। जैसे कि आप मान सकते हो कि एक सिनेमा हॉल है। ठीक है, तो सिनेमा हॉल के अंदर कौन एंटर करेगा? वही एंटर करेगा जिनके पास टिकट होती है। ठीक है बेटा, यानी कि इस गेट के थ्रू वही पास कर पाएंगे जिनके पास टिकट होती है। तो एसपीएम भी इसी तरह का एक गेट होता है। ठीक है, उस गेट के थ्रू कुछ ही तरह के मॉलिक्यूल पास हो पाते हैं जिनके पास ये टिकट है। यानी कि एसपीएम केवल एक स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल्स को ट्रीट करता है। यहाँ पे स्पेशल केस है वाटर का। इस एसपीएम के थ्रू मान लेते हैं यहाँ पे वाटर पास हो सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। कंसंट्रेशन से ही बना है लेस कंसंट्रेटेड और मोर कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है, ये आपको बताता है अमाउंट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। आपको पता है सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जनरली हम सोल्यूट की अमाउंट जो है कंसंट्रेशन के थ्रू बताते हैं। ठीक है, अगर सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है तो हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी। अगर सोल्यूट की अमाउंट कम है तो क्या हो जाएगा? लो कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर प्योर वाटर डाल दिया। ठीक है, और एक कंटेनर लिया, उसके अंदर आपने प्योर वाटर के साथ में एक चम्मच नमक डाल दिया। ठीक है, और एक तीसरा कंटेनर लिया और उसके अंदर आपने क्या किया, H2O पानी डाला और 2 चम्मच नमक डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए कंसंट्रेशन किसके बारे में बताता है, आपको पता लग गया। कंसंट्रेशन ऑलवेज टेल अबाउट सोल्यूट। ठीक है, हाँ बेटा बोलिए। सर प्रीवियस पेज दिखा दो एक बार। लो बेटा, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या जल्दी इसको देखो। ज्यादा बातें हमने इसमें नहीं लिखी हैं, ये सब पुरानी बातें कल जो हमने पढ़ी थी। इसमें नई बात केवल ये है कंसंट्रेशन ओके की। सर। अब देखिए मैंने अब यहाँ पे आपको जो है 3 सैंपल दिए हैं। ये फर्स्ट सैंपल, ये सेकंड सैंपल और ये थर्ड सैंपल। देखिए फर्स्ट सैंपल में केवल वाटर है, सेकंड सैंपल में वाटर के साथ जो है 1 चम्मच नमक है, और थर्ड सैंपल के अंदर वाटर के साथ 2 चम्मच नमक है। आपको पता है कि कंसंट्रेशन हमेशा क्या है, सोल्यूट के रेस्पेक्ट में बताई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कंसंट्रेशन जब भी बताएंगे तो हम क्या करेंगे, सोल्यूट की अमाउंट बताएंगे वहां पे। तो आप मुझे बता सकते हैं कि किसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? अब कंसंट्रेशन का मतलब है नमक के बारे में पूछ रहा है, नमक ज्यादा किसमें है। तो आप बता सकते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ थर्ड सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, एंड कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन विल बी 0, क्योंकि सोल्यूट इसके अंदर तो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगी बेटा, 0 होगी। ठीक है, यहाँ पे लेस होगी और यहाँ पे मोर होगी। तो थर्ड की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड एंड देन फर्स्ट। तो देखिए इसी तरह से हम पता लगा सकते हैं। अब देखिए हम पिछले डायग्राम के ऊपर चलते हैं। ये डायग्राम जो मैंने बनाया था, इसके अंदर देखिए मैंने एक साइड लिया है प्योर वाटर। ठीक है, प्योर वाटर का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन क्या है इसमें, 0 है। कंसंट्रेशन को कभी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन को हम क्या करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इम्प्योर वाटर का मतलब क्या है, इम्प्योर वाटर का मतलब है इसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि सोल्यूट यहाँ पे क्या है,
प्रेजेंट है, इसका मतलब कंसंट्रेशन इज नॉन इक्वल टू 0। अब देखिए ज्यादा कंसंट्रेशन क्या कहाँ होगी, तो ज्यादा कंसंट्रेशन यहाँ पे होगी, और कम कंसंट्रेशन कहाँ होगी, तो कम कंसंट्रेशन यहाँ पे होगी। ये बात आपको पता लग चुकी है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया है कि ओस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर सोलवेंट मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। इसको इस मूवमेंट को हम डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि solvent molecules diffuse from low concentration to high concentration। ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। डिफ्यूज का मतलब होता है निकलना, ठीक है, या अंदर घुसना। बहुत सारी बातें आप इससे रिलेटेड बोल सकते हो। तो कुल मिला के क्या है, आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होंगे ये आपके इस तरह से, इधर से आप बोल सकते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपकी नेट मोमेंट आपको मिलेगी इस डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपके पास जो है वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करने लग जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं ओस्मोसिस प्रोसेस। तो बताइए समझ में आ गया आपको? ओस्मोसिस प्रोसेस समझ में आया सभी को? यस सर। अब देखिए इस ओस्मोसिस की वजह से क्या होता है, ओस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। दिस ओस्मोसिस प्रोड्यूसेस ओस्मोटिक प्रेशर। किस तरह से प्रेशर जनरेट करता है, तो देखिए अब वाटर मॉलिक्यूल जो है आपके राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए इधर पानी की अमाउंट बढ़ रही है, तो जैसे जैसे पानी डिफ्यूज होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे आपका अमाउंट जो है इसका बढ़ता जाएगा। इस तरह से मान लीजिए ये हाइट इसकी बढ़ गई, ठीक है। अब देखिए किसी भी हाइट की वजह से हम बोल सकते हैं कि कुछ प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि आपके घर पे जो टैंक रखा हुआ है, ठीक है, या टंकी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर पानी है, तो उस पानी की वजह से जो है कुछ प्रेशर जनरेट होता है आपके नल के ऊपर, ठीक है। जो आपने नीचे, ये मान लीजिए छत आपकी, ठीक है, और ये आपने नल लगा रखा है, तो नल में जो है कुछ प्रेशर जनरेट होता है। जैसे ही नल को आप ओपन करते हैं तो यहाँ से बड़े प्रेशर से आपका पानी निकल के आता है। तो देखिए किसी भी हाइट की वजह से कुछ प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका हाइट के डिफरेंस की वजह से, यानी कि इस हाइट की वजह से कुछ प्रेशर यहाँ पे जनरेट होता है। इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये पहला तरीका है ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करने का, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लो। ऑस्मोटिक प्रेशर, सर हाँ बेटा सर बोलिए। अगर हाइट ज्यादा हो तो प्रेशर ज्यादा ही होगा ना? हाँ बेटा बिल्कुल, जितना आप टंकी को ऊपर रखोगे ना, मान लीजिए 3 माले का आपका घर है, तो थर्ड माले के ऊपर आपने रखा है टंकी को, तो ज्यादा प्रेशर से पानी निकल के आएगा, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे ही रख दिया तो कम प्रेशर से पानी आएगा आपका। तो जितनी ज्यादा हाइट बढ़ती जाती है उतना ज्यादा प्रेशर आपका बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the osmotic pressure is the pressure exerted by the liquid on high concentration side, on high concentration side due to osmosis process, due to osmosis process। osmosis प्रेशर की वजह से जो हाई कंसंट्रेशन की तरफ लिक्विड की वजह से जो आपको प्रेशर लगता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करने का एक और तरीका है, तो मैं यहाँ पे वही सर ये डायग्राम लास्ट दोबारा, में क्या लिखा है आपने? क्या बेटा? सर ये लास्ट में क्या है ओस्मोसिस के बाद? ओस्मोटिक प्रोसेस, ओस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस लिखा बेटा ये। अब देखिए वही डायग्राम मैं दोबारा बना रहा हूं,
ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसको मैंने डैश 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 करके दिखाया है क्योंकि आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल जो है पास कर सकते हैं। फिर से वही, यहाँ पे मैं हाई कंसंट्रेशन ले रहा हूँ और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन ले रहा हूँ। और देखिए ये जो ओस्मोसिस का प्रोसेस होता है ना, ये आपको बायोलॉजी के अंदर भी मिलेगा। बायोलॉजी में सेल के थ्रू जो आपके मिनरल पास होते हैं, वाटर पास होता है, वो ओस्मोसिस के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो कभी आपके सामने आए तो सेम प्रोसेस है, अलग अलग बातें नहीं है। ठीक है, और जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वही होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसी को हम जो है एसपीएम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने क्या किया था, यहाँ पे प्योर वाटर डाला था और यहाँ पे इम्प्योर वाटर डाला था। अब देखिए इसकी वजह से आपने क्या देखा कि एक नेट फ्लो बन गया था आपका राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट आपका जो है वाटर इस तरह से फ्लो कर रहा था। अब देखिए ऐसा नहीं कि केवल एक ही डायरेक्शन में वाटर मॉलिक्यूल जाते हैं भाई, ये एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है आपकी दोनों तरफ वाटर को फ्लो करवा सकती है। लेकिन ओस्मोसिस प्रोसेस जो है ये हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है, यानी कि दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल जा रहे होंगे लेकिन अपोजिट साइड में आपको कम वाटर मॉलिक्यूल जाते हुए मिलेंगे। ठीक है, यानी कि नेट फ्लो आपको राइट टू लेफ्ट ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, नेट फ्लो इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ऐसा नहीं कि केवल एक ही डायरेक्शन में मॉलिक्यूल जाते हैं, दोनों डायरेक्शन में मॉलिक्यूल जाते हैं, लेकिन लेफ्ट टू राइट कम मॉलिक्यूल जाते हैं और राइट टू लेफ्ट जो है ज्यादा मॉलिक्यूल जाते हैं। इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि मॉलिक्यूल जो है केवल राइट लेफ्ट की तरफ फ्लो कर रहे हैं, ना कि राइट की तरफ। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो जाता है। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर की हम एक दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। पहले डेफिनेशन लिखो फिर उसका मतलब मैं समझाता हूँ। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की एक सेकेंड डेफिनेशन है, इसको हम बोल सकते हैं इट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड on high concentration side to stop the osmosis process अब देखिए एक तो हमने पढ़ा कि ये वाटर मॉलिक्यूल जा रहे थे, इनकी वजह से ये हाइट बन गई वाटर की, और इसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ये पहली डेफिनेशन थी इसकी। ये दूसरी डेफिनेशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम बोल सकते हैं इट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड ऑन हाई कंसंट्रेशन साइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रेशर। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन साइड में हमने क्या करना है, एक प्रेशर अप्लाई करना है। ठीक है, और ये प्रेशर अप्लाई करके हमें क्या करना है, इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करना है। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में ये वाटर जो है इस तरफ मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर उल्टा प्रेशर लगाओगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, ये जो नेट फ्लो है आपका, पहले तो इस डायरेक्शन में था, आप इस नेट फ्लो को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे मैं लिखता हूं, व्हेन osmotic pressure is applied on high concentration side the net flow of solvent molecules through semi permeable membrane becomes zero। इसका मतलब जब आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा था वो नेट फ्लो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं दोबारा डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, तो मान लीजिए पिछले वाले डायग्राम में हम ऐसा मान के चल लेते हैं कि आपके लेफ्ट टू राइट आपके मॉलिक्यूल जा रहे थे, मान लीजिए 10। ठीक है, 10 मॉलिक्यूल जा रहे थे, और राइट टू लेफ्ट जो है आपके 100 मॉलिक्यूल जा रहे थे। तो नेट फ्लो आपको कैसा मिलेगा, 90 मॉलिक्यूल लेफ्ट टू राइट मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आपको 90 मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये ओवरऑल आपको नेट फ्लो मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हम इसके ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर देंगे
यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ पी ऑस्मोटिक, ठीक है। इसको हम पाइप से रिप्रेजेंट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक है, पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब हमने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दिया तो नेट फ्लो जो है 0 हो जाता है। यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट टू राइट जो है, लेफ्ट टू राइट आपके 50 मॉलिक्यूल माइग्रेट कर रहे थे या डिफ्यूज कर रहे थे, और राइट टू लेफ्ट जो है, राइट टू लेफ्ट भी आप क्या करेंगे, 50 मॉलिक्यूल डिफ्यूज करेंगे। तो ओवरऑल अगर 50 मॉलिक्यूल लेफ्ट टू राइट गए और 50 ही मॉलिक्यूल राइट टू लेफ्ट आ गए, तो इसका मतलब क्या होगा, नेट फ्लो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेट फ्लो बिकम्स 0। इसका मतलब कोई भी इफेक्ट अब यहाँ पे नहीं बचेगा, कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है ओवरऑल किसी भी नंबर का मॉलिक्यूल जो है ओवरऑल आपको एक साइड में जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है बेटा। और ये भी कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर आपका बढ़ता जाएगा। इसी से रिलेटेड है जो आप घरों में भी यूज करते हैं, आरओ, ठीक है। आरओ का नाम सबने सुना होगा। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। आरओ का क्या मतलब होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये आप जो है फिल्टर वगैरह में यूज करते हैं, जो घरों में आप पोर्टेबल वाटर इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर आप यूज करते हैं आरओ की टेक्निक। अब आरओ क्या है, आरओ का सिंपल सा मतलब होता है, यहाँ पे देखिए आपने क्या किया है, आपने अल्टीमेटली ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक दिया है। लेकिन आरओ का सिंपल सा मतलब है, आप इम्प्योर वाटर से क्या करना चाहते हैं, प्योर वाटर निकालना चाहते हैं, ठीक है। इम्प्योर इम्प्योर वाटर है आपके पास, इम्प्योर वाटर है या नॉन पोर्टेबल वाटर बोल सकते हैं, इसको आपने कन्वर्ट करना है, इसको आपने कन्वर्ट करना है प्योर वाटर के अंदर। ये आरओ का काम होता है, ठीक है। अब ये किस तरह से किया जाएगा, तो देखिए अगर हमने कोई भी प्रेशर नहीं लगाया था तो नेट फ्लो किस किस साइड था, राइट से लेफ्ट की तरफ था। अगर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर दिया है तब क्या होगा, तब आपका नेट फ्लो 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम इस प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। आपने अगर यहाँ पे प्रेशर लगा दिया ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, ठीक है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर तो हर एक सॉल्यूशन के लिए, क्या बेटा, हाँ बेटा समझ आ रहा है ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बता रहा हूं मैं। यस सर, यस सर, देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस के आ अंदर, रहा है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, हम जो प्रेशर लगाते हैं ये प्रेशर ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इस कारण हमारे पानी प्योर। हाँ बेटा, इस वजह से आपके पास जो है प्योर वाटर आ जाता है। आपने देखा होगा कि आपके आरओ के अंदर जो है एक मोटर चलती रहती है, वो मोटर क्या करती है, वो मोटर जो है प्रेशर क्रिएट करती है। इस प्रेशर क्रिएशन की वजह से ही आपका वाटर जो है प्योर प्योर या प्यूरिफाई हो पाता है, ठीक है। अब देखिए इसका भी एक डायग्राम बना सकते हैं आप। अब देखिए हमने क्या किया है, हमने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दिया ग्रेटर देन पी ऑस्मोटिक, ठीक है। तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने पर क्या होगा, नेट फ्लो आपका लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। इसका मतलब अब आपका पानी खराब नहीं हो रहा है, ठीक है। आप इम्प्योर वाटर से प्योर वाटर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि पानी आप इधर से जो है प्योर वाटर निकाल सकते हैं, और इसी को हम बोल सकते हैं पोर्टेबल वाटर, ठीक है, जिसको आप डायरेक्टली पी लेते हैं या ड्रिंक कर लेते हैं। यहाँ पे भी ध्यान रखना कि नेट फ्लो आपका जो है लेफ्ट टू राइट होता है, लेकिन राइट टू लेफ्ट भी कुछ मॉलिक्यूल आपके डिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें भी लिख लेना आप, लेफ्ट टू राइट जो है अगर 100 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट जो है आपके 10 मॉलिक्यूल जा रहे होंगे। लेकिन नेट फ्लो क्या होगा, तो नेट फ्लो आपको मिलेगा फ्रॉम इम्प्योर वाटर टू प्योर वाटर। ये है आपका आरओ सिस्टम, ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको। यस सर, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ यस सकते सर। हो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बोलिए। सर इसमें हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं लेते, क्योंकि अगर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग कंसीडर करेंगे तो फिर जो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर है वो जनरेट ही नहीं होगा। बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों तरफ लग रहा है ना, ये दोनों ओपन एंड है, ठीक है, और दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो उसका कोई इफेक्ट होगा नहीं। ये ओस्मोसिस जो हो रहा है आपका, ओस्मोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ता है, अपने आप होता है। अब ये कोई प्रेशर जनरेट करेगा, उसको हम स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपका ऑस्मोसिस खत्म हो जाता है जब आप प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर लगा देते हैं। अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर दिया है, यानी कि यहाँ पे ज्यादा फोर्स आपने अप्लाई कर दिया है, तो इसकी वजह से क्या होगा, नेट मोमेंट जो होगा मॉलिक्यूल्स का थ्रू दिस एसपीएम, ये आपका राइट टू लेफ्ट होने की बजाय लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका वाटर जो है प्यूरिफाई हो जाता है। देखिए प्रेशर का इफेक्ट किस तरह से हम देखते हैं, ये सभी आप पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर। अभी केवल मैंने बेसिक थ्योरी बताई है, ये 12th क्लास के अंदर इसको किस तरह से मेजर करते हैं, कंसंट्रेशन का किस तरह से इफेक्ट होता है इसके ऊपर, ठीक है, और क्या क्या फैक्टर इसके ऊपर काम करते हैं, वो सभी हम देखने वाले हैं 12th क्लास के अंदर। 12th क्लास में सेकंड टॉपिक रहेगा आपका सॉल्यूशन नाम का, ठीक है। तो वहां पे ये सारी की सारी बातें दोबारा पढ़ते हैं। अभी के लिए हमें हमारे सामने एक चीज आ गई थी, उसको उस चीज को समझाने के लिए मैं ये सब कवाड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर हमने जान लिया अच्छे से क्या होता है, ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखिए वेपर प्रेशर क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया पहले। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन ए क्लोज्ड कंटेनर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। एक क्लोज्ड कंटेनर लिया आपने, इसके अंदर आपने बैरोमीटर लगाया। बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर आपका होता है प्रेशर मेजरिंग यूनिट, ठीक है। प्रेशर मेजर करने का एक जो है इक्विपमेंट होता है, जैसे स्टेथोस्कोप जो है जिससे आप दिल की धड़कन पता करते हैं, इसी तरह से बैरोमीटर होता है कुल मिला के। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, एक लिक्विड डालते हैं, लिक्विड इवेपोरेट करेगा, ठीक है, और एक फेज इक्विलिब्रियम की कंडीशन प्रोड्यूस करेगा। इस फेज इक्विलिब्रियम पे जितना ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब देखिए ये बात मैंने आपको बताई थी प्योर लिक्विड के लिए, लेकिन इसी लिक्विड के अंदर हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी डाल देते हैं, ठीक है। इस मान लीजिए ये हम प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं, ये प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, और इसका कंपैरिजन करेंगे हम, इसका कंपैरिजन करेंगे इम्प्योर वाटर से, ठीक है, इम्प्योर वाटर से। तो इसका प्रेशर किस तरह से आपका वेरी करेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको पता लग ही रहा है कि क्या होगा, क्या होने वाला है वेपर प्रेशर के साथ। रिलेटिव लोअरिंग, लोअरिंग का मतलब होता है कम होना, ठीक है। तो जो भी आपका प्योर सॉल्वेंट रहेगा उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू एन इम्प्योर वाटर या सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए ये तो आपको पता लग गया कि यहाँ पे प्रेशर कम होने वाला है, ठीक है। अब ये प्रेशर कम क्यों होता है, ये वजह और जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो भी वेपर आपके बनेंगे वो आपके सरफेस मॉलिक्यूल से बनेंगे। सरफेस पे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, इस तरह से, और ये सरफेस के मॉलिक्यूल सरफेस को एस्केप करेंगे बाय गेनिंग एनर्जी फ्रॉम द बल्क मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अंदर वाले मॉलिक्यूल से एनर्जी गेन करेंगे और ये सरफेस को एस्केप कर जाएंगे इस तरह से। यही वेपर प्रेशर जनरेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपने वाटर के अंदर कोई इंप्योरिटी डाल दी है तो यहाँ पे देखिए कुछ वाटर मॉलिक्यूल तो होंगे यहाँ पे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन साथ के साथ कुछ आपके इम्प्योरिटी भी इस सरफेस के ऊपर मिलेंगे आपको। अब जब ये इम्प्योरिटी सरफेस के ऊपर रहेंगी तो जितने मॉलिक्यूल सरफेस से निकलने चाहिए थे, ठीक है, आइडियली जितने निकलने चाहिए थे उतने नहीं निकल पाएंगे। अगर ये उतने नहीं निकल पाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होगा वो काफी कम होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा लेकिन काफी कम होगा। अगर इसका वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का अगर हम मान लेते हैं वेपर प्रेशर है P, तो ये डेफिनेटली वेपर प्रेशर विल बी लेस देन P, ठीक है।
इसका मतलब होता है ये होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है? यस सर। ये भी जो है एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि जितना आप अमाउंट बढ़ाते जाएंगे उतना ही वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, लोअर होता जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है। तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। तो देखते हैं वो क्वेश्चन। क्वेश्चन अपना था सबसे पहला, ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। तो मैंने आपको बताया कि ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, लेकिन एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन है। स्पेशल काइंड क्यों बोला है? क्योंकि आपको पता लग गया है कि ऑस्मोसिस के अंदर केवल एक ही तरह के मॉलिक्यूल पास कर पाते हैं थ्रू द वॉल। ठीक है, इसलिए ये एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन है। लेकिन अगर आप जनरली देखोगे डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन के अंदर इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ठीक है, नॉर्मल डिफ्यूजन के अंदर देखोगे तो नॉर्मल डिफ्यूजन के अंदर नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल काइंड क्यों बोला है? क्योंकि इट इज रेस्ट्रिक्टेड, इट इज रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ये सर रेस्ट्रिक्टेड इसका होता है। आंसर ये है, यस यस इट इज रेस्ट्रिक्टेड। हाँ बेटा, बेटा इसमें आपसे ये नहीं पूछा है कि ऐसा होता है या नहीं होता है, आपसे ये पूछा गया कि ये है चीज, इसके बारे में कमेंट करो, इसके बारे में बताओ। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन because only one type of molecules can go through the semi permeable membrane। केवल एक ही तरह के पार्टिकल जो आपके पास कर सकते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को, इसी वजह से इसको हम स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो एक नंबर में इतना ही लिखना काफी होगा आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये बात समझ में आ गया आपको? यस सर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा सर गया एक है और बार बताना। देखिए ऑस्मोसिस को स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन क्यों बोला गया है, इसकी वजह क्या है? बिकॉज इन ऑस्मोसिस only one kind of molecules can pass through semi permeable membrane। केवल एक ही तरह के मॉलिक्यूल आपके पास कर सकते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को, जबकि अगर आप प्योर डिफ्यूजन की बात करते हैं तो वहां पे हर एक तरह के मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के अंदर मिक्स हो सकते हैं, इसलिए इसको स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बड़े आसानी से आप कर पाओगे। इसमें बोला गया है ए सैंपल ऑफ वाटर अंडर स्टडी वाज फाउंड टू बॉयल एट 102 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए एक सैंपल ऑफ वाटर दिया गया जिसका बॉइलिंग पॉइंट ये बोल रहा है कि 102 डिग्री सेल्सियस है। अब आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये तो ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब ये पूछ रहा है क्या है। ठीक है, इज द वाटर प्योर, क्या ये पानी प्योर है? तो आप बताओ क्या ये पानी आपको प्योर मिलेगा? नो सर। नहीं होगा, क्योंकि प्योर वो चीजें होती हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहे, बराबर रहे। अगर ये बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता तो डेफिनेटली ये प्योर वाटर होना था, लेकिन अब ये प्योर वाटर आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसकी वजह क्या बताओगे? 98 होता सर, अगर ये 98 होता तो भी इम्प्योर ही होता ना। हाँ बेटा, 98 होता तो भी इम्प्योर होता। ठीक है, लेकिन जनरली आपको ज्यादा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विल दिस वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या ये पानी आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करेगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? नो। क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, सॉरी क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ये फ्रीज करेगा लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट हीट्स ए बीकर कंटेनिंग आइस एंड वाटर। एक स्टूडेंट जो है आइस और वाटर से भरा हुआ एक बीकर को हीट करता है। ही मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ द बीकर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टेम्परेचर और टाइम के बीच में जो है ग्राफ बनाया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर वुड करेक्टली रिप्रेजेंट द रिजल्ट। इनमें से कौन सा फिगर आपके रिजल्ट को
करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा? जस्टिफाई योर चॉइस, इसके बारे में अच्छे से बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या लिया है, इसने अपना लिया है एक कंटेनर के अंदर आइस प्लस वाटर। ठीक है, आइस और पानी लिया है। अब देखिए आइस और पानी दोनों एक साथ कब एग्जिस्ट करते हैं? तो आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आइस और वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको मिलेंगे। अब देखिए जब तक ये आइस पूरी की पूरी वाटर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक इसका टेम्परेचर क्या रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट डायग्राम के अंदर डायरेक्टली इसने क्या कर दिया, डायरेक्टली इसने टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत रहेगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन के अंदर ये डायरेक्टली 100 डिग्री सेल्सियस पे पूछा रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो आइस मिलेगी नहीं आपको, तो ये भी गलत है। ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है, तो ये भी गलत है। ये बिल्कुल ठीक आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि देखिए जब आप इस सैंपल को लोगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएगा। ठीक है, तो वाटर के अंदर कन्वर्ट होते हुए ये लेटेंट हीट एक्वायर करेगा। लेटेंट हीट एक्वायर करते हुए आपको पता है टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। टेम्परेचर आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ये बात बिल्कुल ठीक बोल रहा है। उसके बाद जब ये पूरा का पूरा पानी बन चुका होगा, उसके बाद ये अपना टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेगा इस तरह से। ठीक है, और बढ़ाता बढ़ाता इस तरह से जाएगा आगे। आगे का दिया नहीं हुआ है, तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जस्टिफाई कैसे करोगे? तो जस्टिफिकेशन का तरीका यही है कि आइस और वाटर अगर दोनों एक साथ हैं तो डेफिनेटली टेम्परेचर 0 होगा। और ये स्ट्रेट लाइन क्यों आई? इस स्ट्रेट लाइन आने की वजह है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे आइस जो है पूरा का पूरा वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा पहले। ठीक है बेटा, तो ये बात है इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए टाइम हमारा होने वाला है लगभग, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो मोस्टली थ्योरी हमने पढ़ ली है, नेक्स्ट क्लास में इन सभी क्वेश्चंस को हम डेफिनेटली कर लेंगे, और उससे नेक्स्ट क्लास में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सर हाँ बेटा बोलिए। सर सर आज काम भेजना है तो सर 3 क्वेश्चन तक करके भेज दे क्या? हाँ बेटा ये क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, इनको लिख लेना। और जो भी मैंने, भेज देना ग्रुप में। हाँ बेटा अभी भेज देता हूँ मैं। ठीक है, सर कहाँ तक लिखने हैं? क्वेश्चन जितने मैंने करवाए उतने कर लेना बस। ठीक है, और ये थ्योरी 5-6 पेज की है बस, ज्यादा है नहीं, इसको भी लिख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।